तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत और टर्की के संदर्भ में। एक्चुअली मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि टर्की के द्वारा भारत की जी भर के तारीफ की गई है और आपको शायद ही ध्यान आएगा कि इससे पहले ऐसा इवेंट कब हुआ था जब टर्की के द्वारा भारत की किसी भी मामले को लेकर तारीफ की गई हो। लेकिन अभी ओवरऑल तारीफ की गई है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि तारीफ करते दौरान इन्होंने हमारे लिए क्या क्या कहा। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर तारीफ की है तो इसके पीछे का कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एर्दोगान को अब वास्तविकता में एहसास हो गया है कि ईरान गया, ईरान के बाद अब टर्की का नंबर, शायद उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आएगा। तो चलिए जो कुछ भी है आगे हम लोग कुछ मिनटों में डिस्कस कर ले। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यार 2 सेकंड लगते हैं लाइक करने के लिए, लाइक तो हर हाल में कर दीजिएगा। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि टर्की के द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि एशिया में स्थिरता के लिए एक ताकत के रूप में भारत उभरा है। अब आप सोचकर देखिए कि ऐसा कभी टर्की ने पहले पास्ट में कहा है क्या। आगे टर्की के द्वारा यह भी कहा गया है कि जो कन्वेंशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अधिक विभाजित होते भू राजनीतिक माहौल के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है, तो इसी बीच भारत क्षेत्र में सहयोग के नए रूप में उभरा है। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी बातें टर्की के एक राजनयिक अहमेद अनाल चेविकोच द्वारा भारत के संदर्भ में कही गई। एक्चुअली भारत की कैपिटल दिल्ली में सिनर्जिया कॉन्क्लेव को आयोजित किया जा रहा है। ये इस कैटेगरी का 10वां कॉन्क्लेव है। तो इसी में बोलते हुए इन्होंने भारत की जमकर तारीफ की। साथ ही इन्होंने भारत को ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए इंजन तक बता दिया, क्योंकि इन्होंने एक साथ कई सारे क्षेत्रों को इसमें काउंट करते हुए भारत की तारीफ की है, जिसमें आप हमारी जियोपॉलिटिक्स ले लें, हमारी टेक्नोलॉजी पर पकड़, कम्युनिकेशन पर पकड़, हमारी आर्थिक गतिविधियां, साथ ही भारत की बड़ी और विशालकाय जनसंख्या, इन सभी को इन्होंने विस्तृत से अनुभव करते हुए ये सारी बातें कही है। तो अब ये समझने की कोशिश की जाए कि भला ऐसा टर्की ने कहा तो क्यों कहा, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए कई सारे एक्सपर्ट्स लगातार कुछ समय से कह रहे हैं कि ईरान का नंबर लग गया है, ईरान के बाद अब अगला नंबर टर्की का ही संभवतः हो सकता है, क्योंकि टर्की भी एक बड़ा चैलेंज माना जाता है इजराइल के लिए। और बात की जाए अगर इजराइल की, तो इजराइल काफी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग पहले से ही करके रखता है। आप सभी को याद होगा मैंने एक ग्रुप के बारे में आपको बताया था जिसमें इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ये 3 देश आते हैं। इवन इनके द्वारा एक रैपिड एक्शन फोर्स भी तैयार की जाएगी जो कि मेडिटेरियन सी में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आती है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहेगी। इवन इस ग्रुप के द्वारा जब मीटिंग की गई थी उसमें भारत को भी इन्वाइट किया गया था, जिससे 3+1 का नाम दिया गया। अब भारत की भी अगर गतिविधियां आप देखें तो लगातार इन तीनों ही देशों के साथ बढ़ती जा रही है। चलिए इजराइल को छोड़ दीजिए, वो तो हमारा भाई है ही शुरुआत से, लेकिन अगर बात की जाए ग्रीस की, साइप्रस की, तो इनके साथ भी हमारे संबंध बहुत ही ज्यादा मधुर होते जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन दोनों ही देशों को विजिट किया, जो कि काफी दशकों के बाद ऐसा मौका आया था। इवन साइप्रस की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब साइप्रस विजिट था तो उन्होंने एक बिल्डिंग पर चढ़कर उस हिस्से को भी देखा और उसके बारे में भी जानकारी ली, जिसको दुनिया भर ने देखा, जो हिस्सा टर्की के द्वारा साइप्रस से काटकर अलग कर दिया गया था। इसके अलावा अगर बात की जाए आर्मेनिया की, जो कि अगेन टर्की का काफी बड़ा एक एनिमी माना जाता है, तो उसके साथ भी हमारा अच्छा खासा उठना बैठना है। और सबसे बड़ी बात की उसकी डिफेंस रिक्वायरमेंट को इस समय भारत फुलफिल कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में टर्की कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी महसूस करने लगा है, क्योंकि केवल चाइना और पाकिस्तान के दम पर ज्यादा चीजें अचीव नहीं की जा सकती। और वैसे ही टर्की भारत की नजरों में चढ़ा हुआ है। पहले पाकिस्तान के साथ मिलकर उसने भारत के खिलाफ साजिशें की, ऑपरेशन सिंदूर में तो सबसे बड़ा सहयोगी माना गया उसका। साथ ही बांग्लादेश के अंदर भी उसके इंटरफेरेंस देखने के लिए मिला। मालदीव की बात की जाए तो वहां पर भी सेम परिस्थितियां। तो कुल मिलाकर भारत इसको ठिकाने लगाने की तैयारी कर ही रहा था। इसी बीच ये सारे घटनाक्रम हो जाते हैं। ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया जाता है, उनके सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है। वो युद्ध अभी भी चल रहा है और बताया जा रहा है कि इस युद्ध के बाद ईरान काफी दशक पीछे चले जाएगा, बहुत ही ज्यादा पिछड़ सकता है इस युद्ध के समाप्त होते तक। तो कहीं इसके बाद अगर टर्की का नंबर आ गया तब क्या होगा। इसके साथ साथ चाइना की भी अगर आर्थिक गतिविधियां देखी जाए तो वो उतनी ज्यादा सफल अब नहीं दिखाई दे रही है। इस वजह से इन्हें एक बड़ा मार्केट भी चाहिए होगा। यानी एक तो भारत जैसे ताकतवर देश अपना एनिमी बेवजह बनाकर ना रखा जाए, दूसरी बात अगर भारत के साथ अपने आर्थिक हितों को साझा किया जाए तो वहां से एडवांटेज लिए जा सकते हैं। भारत के बड़े मार्केट का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे टर्की की जो बहुत ही ज्यादा गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उसे बूस्ट मिल सकता है। साथ ही आईएमईसी कॉरिडोर को लेकर भी यहाँ पर कुछ सुगबगाहट देखने के लिए मिल सकती है। आप सभी को याद होगा जब भारत के अंदर G20 सम्मेलन हुआ था, वहीं पर इसका रोड मैप तैयार किया गया था कि आईएमईसी कॉरिडोर जो कि भारत से मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप तक पहुंचेगा, जिसके लिए प्रमुख गंतव्य के तौर पर ग्रीस को स्थान दिया गया था, न कि ग्रीस के पड़ोसी टर्की को। जबकि पहले इस तरह की परियोजनाओं में अक्सर टर्की को ध्यान रखा जाता था। हालांकि उसके बाद फिर इसराइल के ऊपर अटैक किया जाता है हमास के द्वारा, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध अभी तक चल रहा है, जिसके पीछे ईरान ही बताया जा रहा है कि आईएमईसी कॉरिडोर को रोकने के लिए ही ये सारी गतिविधियां की गई है। लेकिन अब जब ईरान ही इस तरह से न्यूट्रलाइज हो
जाएगा और इतना कमजोर पड़ सकता है इस युद्ध के खत्म होने तक कि वो किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा इस परियोजना के लिए। तो टर्की को भी अपने कदम पीछे रखने ही रखने हैं। वो कोशिश करेगा कि यहाँ पर उसे भी इस परियोजना में शामिल कराया जाए और एडवांटेज जो वो अपने देश के लिए ले सकता हो आईएमसी कॉरिडोर से वो ले ले। इसके अलावा आने वाले समय में टर्की के लिए फूड सिक्योरिटी भी एक बड़ा चैलेंज होगा। उसके निराकरण के लिए या फिर एनर्जी सोर्सेस के लिए भारत के जो टूरिस्ट टर्की जाते हैं, जो कि टर्की के पिछले कुछ समय से खराब बर्ताव की वजह से उनका जाना कम हुआ है, या फिर दोनों ही देशों की एयरलाइंसेस के बीच में कई सारे टाई अप वगैरह हैं जिससे टर्की को अच्छा खासा एडवांटेज है। इन सारी चीजों को बचाने के लिए संभवतः टर्की के द्वारा ये नया प्रयास किया जा रहा है। और वैसे भी एर्दोगान अपनी हरकतों की वजह से टर्की को काफी अलग थलग कर चुके हैं। ना यूरोपियन यूनियन में उनको कोई पूछ परख रहा है, ना ही रशिया के लिए ज्यादा रिलायबल है, अमेरिका के लिए तो है ही नहीं। F-35 प्रोग्राम से भी इन्हें बाहर कर दिया गया। चाइना पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। पाकिस्तान बांग्लादेश क्या ही कर लेंगे उसके लिए। इजराइल जैसा खतरा उसके सर पर मंडरा रहा है। साथ ही अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान के द्वारा भी टर्की के ऊपर इस करंट युद्ध के दौरान कुछ अटैक्स टर्की के ऊपर भी किए गए हैं। तो सारी परिस्थितियों को संभालने के लिए संभवतः टर्की ने ये मूव चला हो। बाकी आप सभी नीचे अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।